गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर में आज हम एक बहुत ही अच्छी और नई चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पैराग्राफ राइटिंग। इसमें क्या होता है, हमको एक टाइटल, एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमको उसके बारे में जो भी कुछ हम जानते हैं बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से उसके बारे में हमको लिखना होता है। अब शब्द जितने बताए जाएं उतने ही शब्दों में उस अनुच्छेद को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अनुच्छेद लेखन क्या करता है, बच्चों की कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का मतलब होता है आपकी इमेजिनेशन। जब कोई टाइटल देते हैं, जब कोई सब्जेक्ट देते हैं और आपको जब कहा जाता है कि आप उस पर अपने शब्दों में कुछ लिखिए, तो आप सोचते हैं, ठीक है। और जब आपको ऐसा रोज करना होता है तो आपको उस मोड में, पर्टिकुलर उस मोड में सोचने की एक हैबिट डेवलप होती है। जब आप कहीं जा रहे होते हैं, कोई नई चीज़ देख रहे होते हैं, तो भी आपके दिमाग में वही चलता है कि ये मैं यहाँ से ले लूँ क्योंकि मुझे ये लिखने में काम आएगा। तो हम अनुच्छेद लेखन की प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी इमेजिनेशन पावर को, अपनी कल्पना करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दूसरी है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। अनुच्छेद लेखन से हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। हमको बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना, असेंबल करना, कौन सी लाइन ऊपर लिखनी है, कौन सी नीचे लिखनी है, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और थर्ड है, वो तो ऑफ कोर्स हमारी डेवलप होती ही है, लेखन क्षमता। हमारी पेंसिल, हमारा कलम, हमारा पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है कि जब कोई टॉपिक हमें मिलता है तो हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा वे है क्या, पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन। तो सबसे पहले ये बात आती है कि अनुच्छेद लेखन क्या करता है। अनुच्छेद लेखन बच्चों की या बड़ों की, किसी की भी, हम बड़े लिखेंगे तो बड़ों की, बच्चे लिखेंगे तो बच्चों की कल्पनाशीलता को, सृजनात्मकता को और लेखन क्षमता को बढ़ाता है। अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही अनुच्छेद में, एक ही पैराग्राफ में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना होता है। जैसे जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो पैराग्राफ काफ़ी चेंज करते हैं, कई पैराग्राफ आते हैं, लेकिन जब हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो हमको एक ही अनुच्छेद में अपनी सारी बातें लिखनी होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी बातों का अनुच्छेद में हमें ध्यान रखना होता है। पहली बात ये होती है कि जो टॉपिक आपको बच्चों दिया जा रहा है, आप उसी टॉपिक के इर्द गिर्द लिखें, आप उसी टॉपिक के सराउंडिंग में ही लिखें, उससे भटके ना। ठीक, अगर किसी का महत्व पूछा गया है तो महत्व लिखिए, किसी के कारण पूछे गए हैं तो कारण लिखें, किसी के ऊपर आपके विचार पूछे गए हैं तो सिर्फ अपने ही विचार लिखें। तो जो भी एक छोटा सा फ्रेम आपको दिया गया है, आपको उसी फ्रेम में रहना है, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद लिखते समय, अभी तो आप छोटे ही हैं तो भाषा आपकी सरल ही है, स्पष्ट ही है, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि अनुच्छेद में किसी भी हिंदी के मुश्किल शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसान भाषा में हमने अनुच्छेद को लिखना चाहिए। दूसरा, शब्दों की समय सीमा का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि जितना सही और कॉम्पैक्ट अनुच्छेद लिखा होगा उतना ही अनुच्छेद पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा। ठीक है, और पूरे अनुच्छेद में लाइन एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए। पहली लाइन का मतलब दूसरी लाइन से, दूसरी का तीसरी लाइन से, तीसरी का चौथी लाइन से एक विस्तार चलना चाहिए, एक क्रम चलना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ा, कहीं से भी कुछ भी रख दिया। और बीच बीच में अगर हमको कुछ मुहावरे आते हैं, कुछ श्लोक आते हैं, कुछ सूक्तियाँ आती हैं, कुछ कविताएं आती हैं, तो ये सारी चीज़ों को बीच में लिखकर भी हम अपने अनुच्छेद को कैसे कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो अनुच्छेद लेखन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये है, अधिक से अधिक पढ़ना। जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो आपके पास में विचार आएंगे, आपके पास में शब्द आएंगे, और जब आपको कोई अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप अपने विचारों, आप अपने शब्दों को उसमें डाल सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कुछ अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और पढ़कर सीखेंगे कि लिखने वाले ने वो कैसे लिखे हैं, और उसके बाद कुछ टाइटल्स हम लेंगे अपने लिए और उस पर अनुच्छेद लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद जो है उसका नाम है अभ्यास का महत्व। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस,
अभी हम प्रैक्टिस की ही तो बात कर रहे थे। लो वही टाइटल आ गया हमारे पास में, उसी के ऊपर हमको एक पैराग्राफ, बहुत क्यूट सा छोटू सा पैराग्राफ लिखना है, जिसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से लिखा गया है। अभ्यास का महत्व। तो जैसे ही ये पैराग्राफ दिमाग में आता है, सॉरी ये टाइटल दिमाग में आता है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि अभ्यास के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उसके महत्व के बारे में बताना है। तो किस किस व्यक्ति ने अभ्यास करके अपने आप को ताकतवर बनाया है, किस किस व्यक्ति ने अभ्यास करके अपने आप को सफल बनाया है, वो सारे एग्जाम्पल ऑल ऑफ ए सडन हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए, जिससे कि हम अनुच्छेद में उसका सही समय पर प्रयोग कर सकें। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से कि यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। असाध्य मतलब ऐसी चीज़ जिसको पाना मुश्किल लगे, असंभव लगे, लेकिन अगर हम अभ्यास करेंगे तो ऐसी चीज़ों को भी हल कर सकते हैं जो कभी असंभव लगती थी। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार बरदराज ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। अब ये जानकारी अगर हमारे पास होगी तो हम अनुच्छेद में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत भी बनी है। किस पर बनी है और क्या कहावत बनी है, और आपने सुनी भी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। फिर से पढ़ेंगे एक बार। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, यानी कि एक बहुत ही कठोर पत्थर है और हम उस पत्थर को लगातार रस्सी से रगड़े तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि उस पर हमने निशान बना दिया है। उसी प्रकार क्या होता है, निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को गणित यानी कि मैथ्स मुश्किल लगता हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने का मतलब आप पढ़ेंगे रेगुलर, उसको डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो आप मैथ्स में होशियार हो जाएंगे। किसी को इंग्लिश बहुत टेंशन देती है तो इंग्लिश का भी यही है कि डेली आप पढ़िए, वोकैबुलरी बढ़ाइए, टेंसेस को सीखिए, यूज़ कीजिए, बोलिए, लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि इंग्लिश का डर भी आपके सामने दूर होता जा रहा है। तो ये सारी बातें देखिए अभ्यास से ही रिलेटेड इस अनुच्छेद में लिखी हुई हैं। ठीक है, अनुच्छेद अभी और भी है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है बच्चों अगले टाइटल के साथ, जिसका नाम है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय जो होता है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। घड़ी हमेशा चलती रहती है। आप सो रहे हैं तो भी घड़ी चल रही है। घड़ी इस बात का वेट नहीं करेगी कि आप सोकर उठें, उसके बाद जब आपके काम का वक्त हो जाए तब मैं चलना स्टार्ट करूं। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपका समय उसमें खर्च हो ही रहा है, इसलिए समय को बहुत ध्यान से खर्च करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, समय का बिल्कुल सही उपयोग करना चाहिए, चाहे आप उसको कुछ सीखने में करें, चाहे आप उसको आराम करने में करें, चाहे आप घूमने में करें, लेकिन सही इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसके ऊपर आपको एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है। देखिए इसमें क्या लिखा है। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, और ये आप जानते हैं क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो आपने संत कबीर और संत रहीम दास जी के जितने भी दोहे सूक्तियाँ पढ़े हैं उनको आप अनुच्छेद में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो आपको याद हो और उनका मतलब आपको समझ में आया हो।
तो इसका मतलब तो यही है ना कि काल करे सो आज कर, मतलब जो काम आपको कल करना है उसको आप आज कर लीजिए, जो काम आपको आज करना है उसको आप अभी कीजिए, है ना। दुनिया कब ख़त्म हो जाएगी हमें पता नहीं है और हमारा काम फिर अटक जाएगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इतना आलस हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हमको मालूम है कि ये काम हमको कल करना है और हम उसको टालते जा रहे हैं, फिर एंड टाइम पर हम कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं हुआ है। जैसे होमवर्क में आप लोग यही करते हैं, आज आपको कोई होमवर्क दिया गया है और आपको कहा है कि आपको परसों उसको सबमिट करना है, तो आप परसों तक उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। सबमिट जिस दिन करना है उस दिन आपको मॉर्निंग से टेंशन होती है और उस दिन आप अपना होमवर्क की बस फॉर्मेलिटी करके पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो इसको पढ़ाई नहीं कहते। फिर आप कहते हैं कि पढ़ाई मुश्किल होती है, तो पढ़ाई तो मुश्किल हो ही जाएगी। तो पढ़ाई आसान बनाने के लिए ज़रूरी है अभ्यास। तो देखा आपने कि आपके दोनों अनुच्छेद आपके जीवन से कितना जुड़े हुए हैं। पहला था अभ्यास का महत्व और दूसरा है समय का महत्व, या समय किसी के लिए नहीं रुकता, बातें की है। आगे पढ़ते हैं कि समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में विचार करके उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और जो समय आने वाला है उस पर भी विचार करके उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक, तो वर्तमान समय में जीने की आदत हमको डालनी चाहिए। जो पिछला समय है उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए, और जो आने वाला समय है उसके बारे में भी सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। जो समय वर्तमान में चल रहा है केवल हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसमें जीना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। तो जो भी आपके इस टॉपिक के ऊपर विचार होंगे वो विचार आपको इस अनुच्छेद में लिखने होते हैं। अब विचार कब बनते हैं? जब आप अच्छे लोगों से बात करते हैं, जब आप अपनी दादी नानियों से कहानियाँ सुनते हैं, जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तब आपके विचार बनते हैं। अगर आप कार्टून्स देखते रहते हैं सारे दिन, गाने सुनते रहते हैं सारे दिन, ठीक है, या गंदे लोगों की कंपनी में बैठते हैं, तो आपके विचार कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों चलिए पढ़ते हैं हम अगला अनुच्छेद, जिसका टाइटल है डिजिटल इंडिया। आपने हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कई बार इस शब्द का उपयोग करते हुए टीवी पर सुना होगा, डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल का क्या मतलब होता है? डिजिटल का मतलब होता है मशीनी, एक तरीके से, यानी कि कोई भी काम मैनुअल ना करना पड़े, सब कुछ मशीनों से ऑपरेट हो जाए, ऐसे इंडिया को बनाना डिजिटल इंडिया बोला जाएगा। यानी कि हमारे इंडिया में ऑटोमेटिक सिस्टम काम करने लग जाएं, इंसानों की ज़रूरत कम से कम रह जाए, उसको हम डिजिटल इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया को लेकर हमारी जो सरकार है वो बहुत सारे सपने देख रही है और कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में भारत भी एक डिजिटल भारत के रूप में दुनिया के सामने अपना झंडा ऊंचा करे। तो क्या है ये डिजिटल इंडिया और इसके लिए हम कैसी कैसी बातें सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस अनुच्छेद में लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए आपके पास में अच्छी जानकारी होना जीके की वो ज़रूरी है, और वो जानकारी आप इंटरनेट से या अखबारों को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इनसे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। अब घर में ऐसी आवाज़ों से आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इस देश को डिजिटल रूप से सशक्त देश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। क्या मतलब है कि इस देश को डिजिटल रूप से, डिजिटल मतलब वही ऑटोमेटिक रूप से सशक्त बनाना, सशक्त मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य क्या है? ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये जो मुहिम चलाई जा रही है, बात एक ही है। इसका लक्ष्य है कागजी कार्यवाही को घटाने के द्वारा भारतीय नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवा उपलब्ध कराना। बताया ना मैंने, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाना। कागजी कार्रवाई होगी तो सब कुछ कागज पे होगा, तो कागज की कार्रवाइयाँ बंद कर दी। वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि कागज़ बनता किससे है? लकड़ी से, और उस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत सारे जंगल काटने पड़ते हैं, जंगलों को उजाड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवा पर। सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। देखिए, सारे फॉर्म हम ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, सारा डेटा हम अपना ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। सरकार की कोई पॉलिसी देखनी है, कुछ भी समझना है, वो ऑनलाइन हमको सब कुछ मिल जाता है। किताबें भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावशाली और कार्यकुशल है, जो बड़े स्तर पर समय और मानव श्रम की बचत करेगा। किसी भी ज़रूरी सूचना तक पहुंच के लिए तेज गति इंटरनेट नेटवर्क के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने के लिए तथा जुलाई सन 2015 को इस पहल की शुरुआत की गई थी। कुछ गड़बड़ लाइन है। क्या मतलब है? किसी भी ज़रूरी सूचना तक पहुंच के लिए
तेज गति इंटरनेट नेटवर्क के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने के लिए। हाँ, अच्छा, जुलाई सन 2015 में, तथा हटा दीजिए, 15 को इस पहल की शुरुआत की गई थी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू होना चाहिए ताकि हम दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन तक भी विकास को पहुंचा सके। देश भर में डिजिटल संरचना का निर्माण, डिजिटल साक्षरता मतलब लोगों को जानकारी तो हो। अब मान लीजिए हमने डिजिटलाइजेशन तो कर दिया लेकिन लोगों को मोबाइल चलाना या कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है, तो हाउ विल दे हैंडल, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो देश भर में डिजिटल संरचना का निर्माण, डिजिटल साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई लोगों की होनी चाहिए, तथा डिजिटल तरीके से सेवा प्रदान करना जैसे डिजिटल इंडिया के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला कि संरचना हमें ऐसी मिल जाए, हमारे पास में इंटरनेट के टावर्स लगे हों जिससे कि हमारी स्पीड अच्छी आए, हमारे पास मोबाइल इंटरनेट की, कंप्यूटर्स की, लैपटॉप की फैसिलिटी हो और हमको इन सब चीज़ों को चलाना भी आता हो और हमारे लिए सेवा भी प्रदान हो रही हो। ये सारी चीज़ें डिजिटल इंडिया के तत्व हैं। 2019 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है, तो ये हो भी गया है प्रोजेक्ट पूरा और अभी आगे भी चल रहा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फ़ायदा पहुंचाएगा, सेवा देने वाले को और सेवा लेने वाले को दोनों को फ़ायदा पहुंचाएगा। और इस कार्यक्रम की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह के द्वारा संचालन की व्यवस्था है। संचार एवं आईटी मंत्रालय, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है क्योंकि सरकारी चीज़ें आ गई, इसमें मंत्रियों के नाम आ गए, मंत्रालयों के नाम आ गए, सरकार के अभियानों के नाम आ गए। कोई बात नहीं है, आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप छोड़ दीजिए इसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पहला और दूसरा अनुच्छेद है वो तो ईजी है, वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पढ़ा दिया है जिससे कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, पता चल जाए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश के लिए क्या कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करें, तभी आप किसी नए टॉपिक के ऊपर कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ऐसे जब आपके इस तरीके के टॉपिक होंगे जिसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये आपके थोड़े से पैसिव टॉपिक है ना, जिन पे आप अपने विचार लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिजिटल इंडिया वाले जो टॉपिक्स हैं वो कैसे हैं, आप अपने विचार नहीं लिख सकते, आपके पास में जानकारी भी होनी चाहिए। तो आप ये डिजिटल इंडिया वाला टॉपिक छोड़कर नंबर 1 और नंबर 2 वाले अनुच्छेद हैं उनको लिख लीजिए, लेकिन एज इट इज़ नहीं लिखना है जैसा आपकी किताब में लिखा हुआ है। आपको हमने पढ़ा दिया है, आपको हमने समझा दिया है, अब आप इन्हीं टॉपिक्स पर अपने शब्दों में, अपने विचारों में बात को लिखिए और फिर उसके बाद चेक कराइए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।